यस, चलिए कक्षा 10वीं के लिए प्रश्नावली 3.2 है ना, लिखिएगा भैया। एक्सरसाइज 3.2 और चैप्टर का नाम है दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। यह लिखो, दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। पहला ही सवाल, क्वेश्चन नंबर इज फर्स्ट, क्या कहता है? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24 को हल करो और इससे m का मान ज्ञात करो और इससे m का मान ज्ञात करो। इससे m का मान ज्ञात करो जिसके लिए y इज इक्वल टू mx प्लस सी। y इज इक्वल टू mx प्लस सी की जगह 3 दिया हुआ है, यहाँ पे 3 हो। देखिएगा, ये जो सवाल है ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप के एग्जाम में पूछे जाते हैं सवाल। तो पहले आपको दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं। कितने चरों वाले? दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म आपको दिए गए हैं, ठीक है ना। पहला समीकरण क्या है आपका? पहला समीकरण है आपका 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। दिस इज इक्वेशन इज फर्स्ट एंड सेकेंड है आपका 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24। इक्वेशन इज 2। ये मैंने दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म आपके सामने लिखे हैं, ठीक है ना। अब हमें इनको विलोपन विधि से हल करेंगे। कौन सी विधि से? विलोपन, एलिमिनेशन मेथड ऑफ। तो देखिएगा, अब उसमें आप देखेंगे कि ऊपर भी 2x है और नीचे भी 2x है, इसलिए हम यहां पर समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? घटाने पर। घटाने पर क्या होगा? घटाने पर नीचे वाली समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये जो प्लस का 2x है ना, अब ये माइनस का हो गया। ये माइनस का 4y था मगर अब ये प्लस का है। माइनस का 24 प्लस का है, तो -2x प्लस 2x इज कैंसिल, प्लस 4y एंड प्लस 3y, प्लस 4y प्लस 3y, प्लस 4y प्लस 3y हो गया आपका प्लस 7y इज इक्वल टू 4 और 1 बोले 5, 2 और 1 बोले 3। तो y बराबर कितना हो जाएगा? y बराबर होगा आपका 35/7। 7 5 जा 35 35, y इज इक्वल टू 5। अब आपने y का मान निकाल लिया। अब y का मान आप समीकरण 1 में रखेंगे तो आपको x का मान मिल जाएगा। यह लिखेंगे आप y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब y का मान आप समीकरण 1 में रखेंगे तो देखिएगा, समीकरण 1 क्या है आपकी? 2x प्लस 3y और y की जगह कितना आ जाएगा? 5। ये गुणा में 5 बराबर कितना भैया? 11। अब आप लिखिएगा एम्प्लाइज डेट 2x प्लस 3 पंजे 15
बराबर 11, है ना। अब यहां से आगे चलते हैं। एम्प्लाइज डेट 2x इज इक्वल टू 11। अब ये 15 उठ के उधर गया, माइनस 15, 11 माइनस 15, है ना। तो 2x इज इक्वल टू -4, एम्प्लाइज डेट x इज इक्वल टू -4, 2 गुणा में है, बटे में 2, 2 दूनी 4, एम्प्लाइज डेट x इज इक्वल टू -2। x का मान कितना आया? -2 और y का मान +5। x और y के मान दी गई समीकरण में रखने पर, है ना। तो दी गई रैखिक समीकरण में x और y के मान रखने पर, यह लिखो, दी गई रैखिक समीकरण में x व y के मान रखने पर। तो दी गई रैखिक समीकरण क्या कहती है? y इज इक्वल टू mx प्लस 3, y इज 5 and mx is -2 प्लस 3। 5 प्लस 3 का हम इधर पक्षांतरण करेंगे, -3 इज m इंटू -2 एंड 2 इज इक्वल टू m। -2 गुणा वाली चीज कहाँ आती है? बटे में। गुणा वाली चीज बटे में आ जाती है और 2 से 2 कट जाएगा, 2 से आपका 2 कट जाएगा, 2 एकम 2। तो m बराबर कितना आ गया? -1। m का मान कितना आया? -1। और इस प्रकार से 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमने x का मान भी निकाला, y का मान भी निकाला और m का मान भी हम निकाल चुके हैं। x बराबर -2 एंड y बराबर 5 और m बराबर -1 हमारा सही उत्तर आ चुका है। तो हमने आपके सामने ये समीकरण, पहले तो 2 रैखिक समीकरणों को हल करा, विलोपन विधि से कीजिए या प्रतिस्थापन विधि से कीजिए या ग्राफ विधि से कीजिए, जो आपको सरल लगे उस विधि से हल कीजिए और x y के मान निकालिए और उसको दी गई रैखिक समीकरण में पुट कीजिए, तो m का मान आपके सामने होगा। ठीक है ना। तो बहुत अच्छा सवाल था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम की दृष्टि से तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न इसी क्रम में लेते हैं और इसी प्रश्नावली का अगला प्रश्न है हमारा कि 2 संख्याओं का अंतर, यही बना करा लो, 2 संख्याओं का अंतर, है ना। 2 संख्याओं का अंतर 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखो 2 संख्याओं का क्वेश्चन लिखो, 2 संख्याओं का अंतर, 2 संख्याओं का अंतर 26 है भैया। ठीक है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो 3 गुनी है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो उन्हें ज्ञात करो, तो उन संख्याओं को हमें ज्ञात भी करना है। तो देखिएगा इस प्रश्न में 2 संख्या है, उसमें से पहली संख्या दूसरी से 3 गुनी है, पहली संख्या दूसरी से 3 गुनी है, यानी कि पहली वाली बड़ी है और दूसरी वाली छोटी है। तो दूसरी वाली संख्या को आप x मान लो, है ना। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ऐसा लिखेंगे, माना कि छोटी को ही मानते हैं, छोटी दूसरी है, माना कि दूसरी संख्या x है। तो भैया पहली वाली क्या है? पहली संख्या क्या है? पहली संख्या इसकी कितनी गुनी है? इसकी दूसरी की 3 गुनी, दूसरी की 3 गुनी, तो दूसरी में 3 का गुना, है ना। अगर मान लो दूसरी संख्या 5 है तो पहली वाली
15 होगी, क्योंकि 3 गुनी है, 3 गुनी है ना, तो 3 का गुणा कर देंगे 5 में, 5 दिया 15, तो पहली वाली आ जाएगी। तो पहली संख्या हो गई 3x। अब वो क्या कहता है, दो संख्याओं का अंतर 26 है प्रश्नानुसार कि भैया ये बड़ी है और ये छोटी है, तो इनका अंतर बड़ी में से घटा दो छोटी, अंतर मतलब घटाना, बड़ी में से छोटी घटा देंगे तो अंतर कितना आएगा 26। तो एम्प्लाइज डेट 3x में से घटा दो 1x, बचेगा 2x बराबर 26। तो अब हम क्या देखते हैं कि x बराबर क्या हो जाएगा 26/2, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो x बराबर 13। तो भैया जो छोटी संख्या है वो 13 है ना, यह लिख देंगे कि भैया छोटी संख्या जो है वो 13 है, तथा बड़ी संख्या क्या बेटा इसकी, बड़ी संख्या इसकी 3 गुनी है, कितनी गुनी, 3 गुनी। तो 13 में 3 का गुणा कर दो तो बड़ी संख्या आपके सामने होगी, और बड़ी संख्या हो जाएगी 13 तिया 39। और उत्तर की जांच, आप चाहो तो उत्तर की जांच करना, चाहें कि उत्तर की जांच करना भैया मुझे तो बड़ी में से छोटी घटाओ तो उत्तर की अंतर कितना आना चाहिए 26। तो बड़ी क्या है 39, छोटी क्या है 13, इनका अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, दो घटा के देखो, 9 में से 3 गया 6, 3 में से 1 गया 2, आ गया ना। तो हमने उत्तर की जांच भी करके देख ली कि भैया दोनों संख्या में को घटाएंगे, बड़ी में से छोटी घटाएंगे तो 26 आना चाहिए। ये हमारा खुद हमने उत्तर की जांच करा, और जांच करके हमने पाया कि हमने जो सवाल करा था वो सही करा था, हमारा सवाल सही था। अगला प्रश्न है आपका कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। चलो पहले तो अपन सवाल लिखेंगे व्यवस्थित तरीके से, है ना। दो संपूरक कोणों में, क्वेश्चन है आपका दो संपूरक कोणों में, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण छोटे कोण, है ना, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है ना। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो उन्हें ज्ञात करो, ये आपका प्रश्न भैया, ठीक है ना। तो उन्हें ज्ञात कीजिए, डोंट वरी। संपूरक कोण की बात कर रहे हैं हम। देखो पूरक कोण और संपूरक कोण, है ना, जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है वे पूरक कोण कहलाते हैं। जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है वे पूरक कोण कहलाते हैं, और जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है वे संपूरक कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पे दो कोण हैं, एक बड़ा है और एक छोटा है। तो बड़ा वाला छोटे से 18 ज्यादा है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो आपको हमेशा जो भी मानना है पहले आप छोटे को मानेंगे, है ना। तो माना छोटा कोण 1 डिग्री है, माना छोटा कोण आपका 1 डिग्री है। माना छोटा कोण 1 डिग्री है, इसलिए बड़ा कोण क्या हो जाएगा आपका, भाई छोटा कोण 1 डिग्री है तो बड़ा कोण कितना ज्यादा बेटा, इससे 18 ज्यादा, इससे 18 ज्यादा है, तो इसमें 18 जोड़ देंगे तो मालूम पड़ जाएगा। अगर मान लो ये छोटा कोण अगर 10 का है तो बड़ा वाला इससे 18 ज्यादा है, तो उसमें 18 जोड़ दो तो वो 28 का होगा, है ना। ज्यादा के लिए जोड़ते हैं, है ना। और अगर वो ऐसा लिख देता कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 गुना है तो फिर गुणा करना पड़ता है, मगर 18 ज्यादा है तो ज्यादा के लिए जोड़ते हैं, कम के लिए घटाते हैं, ठीक है ना। अब
संपूरक कोण की जो परिभाषा कहती है वो क्या कहती है? संपूरक कोण की परिभाषा से अब संपूरक कोण की परिभाषा क्या कहती है कि इन दोनों का जोड़ कितना आना चाहिए भाई साहब? पहले वाले, छोटे वाले का और बड़े वाले का, इन दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है वे संपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है ना? चलिएगा, एक एक्स और एक एक्स कितने हो गए भैया? 2x बराबर 180। ये 18 का हमने उधर पक्षांतरण करा तो माइनस के 18 हो जाएंगे, फिर 2x बराबर 180 में से, देखो ये 180 में से 18 घटाओ तो भैया इसने इसको 1 दिया, यहाँ 10 हो गया, यहाँ 7 हो गया, 10 में से 8 गया तो 2, 7 में से 1 गया तो 6 और 1 का 1, 162 बचेगा। तो भैया x बराबर क्या हो जाएगा? 162, ये आपका 162 और 2 गुणा में है, बटे में 2, 2 से काटो, 2 8 16, 2 एकम 2, फिर x बराबर कितना आ जाएगा? 81। x बराबर आ जाएगा 81। x का मान कितना आया भाई साहब? x का मान आया 81, यानी कि छोटा वाला कोण कितने का है? 81 डिग्री का। छोटा वाला 81 डिग्री का है तो बड़ा वाला इससे 18 ज्यादा है तो उसमें 18 जोड़ देंगे, यहाँ लिख देंगे कि भाई छोटा कोण आपका 81 डिग्री का है, इसलिए बड़ा कोण कितने का होगा? बड़ा कितने का होगा भैया? इसमें 18 जोड़ दो, तो इसमें मैंने ये 18 जोड़ दिया तो वो आपका आ जाएगा 99 डिग्री का होगा। बड़ा कोण कितने डिग्री का होगा? इसलिए बड़ा कोण 99 डिग्री का होगा। बड़ा कोण आपका 99 डिग्री का होगा। तो ये बहुत बढ़िया सवाल था जिसको हमने बहुत बढ़िया तरीके से आपको बताया। ठीक है ना? अगला प्रश्न इसी क्रम में लेते हैं और वो है आपका कि भाई एक क्रिकेट टीम है ना, एक क्रिकेट टीम के कोच ने, ये लिखेंगे आप, एक क्रिकेट टीम के कोच ने, एक क्रिकेट टीम के कोच ने, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदे, 7 बल्ले और 6 गेंदे, 7 बल्ले और 6 गेंदे रुपए 3800 में खरीदे, रुपए 3800 में खरीदे। ठीक है ना? रुपए 3800 में खरीदे, रुपए 3800 में खरीदे। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे, 3 बल्ले और 5 गेंदे, 3 बल्ले और 5 गेंदे। क्या भैया दरवाजा खोल दे तो इधर क्या धुआं निकलती रहेगी इसकी। 3 बल्ले और 5 गेंदे, 3 बल्ले और 5 गेंदे रुपए 1750 में खरीदे तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करो। ये आपका प्रश्न है भैया। ठीक है ना? अब देखो, एक बल्ले
और एक गेंद का मूल्य अपने को ज्ञात करना है इस प्रश्न में कि भाई एक बल्ला और एक गेंद कितने रुपए के आएंगे। तो माना कि एक बल्ले का मूल्य एक रुपए, एक बल्ला कितने का, एक रुपए का। दो बल्ले कितने के होंगे, 2 रुपए के। तीन बल्ले कितने के होंगे, 3 रुपए के। 4 बल्ले 4 रुपए के और 7 बल्ले 7 रुपए के होंगे। तथा एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य 1 रुपए। अब प्रश्नानुसार, किसके अनुसार भैया, प्रश्नानुसार। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, एक बल्ला आपने खरीदा तो 1 रुपए लगे। 7 बल्ले खरीदेंगे तो 7 रुपए लगेंगे। ये 7 प्लस आपने 6 गेंद भी खरीदी तो एक गेंद का 1 6 गेंद का 6 और टोटल रुपया बना आपका 3,800 रुपये। समीकरण 1, 3,800 रुपये समीकरण 1 बन गई है। अब भाई दरवाजा खुला रहने दे, तो पंखा चालू कर दे, हाँ बंद कर दे, खुला रहने दे। 3 बल्ले, दरवाजा रहने दे खुला। 3 बल्ले और 5 गेंदे, 3 बल्ले और 5 गेंदे, 3 बल्ले और 5 गेंदे कितने के भैया, 1,750 रुपये। ठीक है ना। तो ये दो समीकरण आपकी बनी है, इन्हों को हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो यहां लिखेंगे 3 का गुणा समीकरण 1 में करने पर, 3 का गुणा समीकरण, 3 का गुणा किसमें करेंगे, समीकरण 1 में। 3 का गुणा समीकरण 1 में व 7 का गुणा समीकरण 2 में करने पर, 7 का गुणा समीकरण 2 में करने पर। ठीक है ना। तो भैया देखिएगा, हम करेंगे 3 का गुणा 1 में करते हैं। देखो 3 का पहाड़ा 7 बार बोलो, 3 सते 21। 3 का पहाड़ा 6 बार बोलो, 3 छंग 18। 3 का पहाड़ा 8 बार बोलेंगे, 3 8 24। हासिल लगा 2, 3 तिया 9, 9 2 11। समीकरण बन गई 3, है ना। अब 7 का पहाड़ा 3 बार, 7 तिया 21, 7 पंजे 35 और 7 का 0, 7 पंजे 35 का 5। हासिल लगा 3, 7 7 49, 50, 51 52। हासिल लगा 5 और 7 एकम 7 और 5 12। और ये समीकरण बन गई आपकी 4। अब इसको हम कौन सी विधि से करेंगे, विलोपन विधि से। विलोपन विधि से करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यह लिखना पड़ेगा घटाने पर। ठीक है। तो ये माइनस, क्योंकि ये प्लस का है, ये प्लस के 35 तो ये माइनस के हो गए। फिर ये प्लस के कितने हैं 12,000, तो माइनस के, और माइनस प्लस कट गया। माइनस के 35 ज़्यादा हैं और प्लस के 18 कम है, तो माइनस का बचेगा। 15 में से 8 गए तो 7 बचेंगे, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। और इसी प्रकार 0, 5 का 5, 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा और 0 0। ठीक है ना। मगर ये सब ऋण का बचेगा क्योंकि ऋण के ज़्यादा हैं। अब ऋण से ऋण कट गया, तो बताइए y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 850 बटे 17, है ना। 850 बटे 17। अब 17 से कटेगा 85, कितनी बार कटेगा,
17 पंजे 85 और y बराबर 50। y बराबर 50 आ गया। अब y का मान आप निकाल चुके हैं। y का मान आपकी इच्छा हो तो समीकरण 1 में रखें, 2 में रखें, 3 में रखें, 4 में रखें, जिसमें आपको अच्छा लगे उसमें आप रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यह लिख देते हैं y का मान, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या कहती है, 7x प्लस 6y, y इज 50, देखो 6y और y इज 50 इज इक्वल टू 3800। 7x प्लस 6 पंजे 30 इज 3800। 7x इज इक्वल टू 3800, ये उठ के उधर गया माइनस का, और 7x इज इक्वल टू 3500। और अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं भैया कि एम्प्लाइज डेट x इज इक्वल टू 3500 और 7 गुणा में बटे में आ गया 7 पंजे 3500। एम्प्लाइज डेट x इज इक्वल टू 500 और इस प्रकार से हम क्या पाते हैं कि y का मान 50 और x का मान 500, यानी कि एक बल्ला खरीदेंगे तो 500 रुपये लगेंगे और एक गेंद खरीदेंगे तो 50 रुपये लगेंगे। तो हमें क्या निकालना है, एक बल्ला और एक गेंद, एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो 1 गुणित x का मान कितना, 500 प्लस 1 गुणित 50, तो ये हो गया 500 प्लस 50 हो गया 550 रुपये लगेंगे। एक बल्ला और एक गेंद खरीदेंगे तो कितने लगेंगे आपके, 550 रुपये लगेंगे, ठीक है ना, चलेगा। अब देखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी हम आपको कराते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में दो लिखो, यदि किसी भिन्न के अंश और हर, अंश व हर दोनों में दो जोड़ दिए जाएं, यदि दोनों में 2 जोड़ दिए जाएं तो वह 9/11 हो जाती है। तो वह 9/11 हो जाती है, तो वह 9/11 हो जाती है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो, यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, तो वह 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए, तो भिन्न ज्ञात करो, तो हमें भिन्न ज्ञात करना है, ठीक है ना। देखो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार प्रश्न है आपका ये, तो इसको हल करेंगे हम। लिखो, माना भिन्न x बटे y है, माना कि भिन्न x बटे y है और ये कहता है कि अंश और हर में 2 जोड़ दो, दोनों में 2 जोड़ दो। प्रश्नानुसार
x और y। अंश में भी 2 जोड़ो, हर में भी 2 जोड़ो, तो दोनों में 2 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। इसका क्रॉस गुणा करो तो 11 का इसमें करेंगे और 9 का गुणा इसमें करेंगे, तो ये हो जाएगा 11x, 11 दूना 22, 9y, 9 दूनी 18, 11x, 9y उठ के इधर आएंगे, ऋण के 9y बराबर 18 और 22 उठ के उधर जाएंगे तो माइनस के 22। तो ये समीकरण हो जाती है आपकी 11x माइनस 9y बराबर माइनस के 4। समीकरण 1। आपने समीकरण 1 बना ली। अब पुनः प्रश्नानुसार अब आप लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। भैया ये कहता है कि जो भिन्न है आपकी x अपॉन y, अब दोनों अंश में हर दोनों में 3 3 जोड़ दो। ये कहता है कि ऊपर भी 3 जोड़ो, नीचे भी 3 जोड़ो, तो अब भिन्न आपकी क्या हो गई? 5/6 के बराबर हो जाती है। 5/6 के बराबर हो जाती है। इसका इसमें और इसका इसमें गुणा करेंगे तो देखिएगा भैया 6 का गुणा किस में होगा? x प्लस 3 में। 5 का गुणा किस में होगा? y प्लस 3 में। तो ये हो गया आपका 6x प्लस 6 3 जा 18 एंड 5y प्लस 5 3 जा 15 एम्प्लाइज डेट 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 और ये उधर गया माइनस के 18। तो ये आपका नया समीकरण बन चुका है 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3 इक्वेशन 2। तो देखो हमने समीकरण 2 भी आपकी बना दी, समीकरण 1 भी बना दी। समीकरण 1 और 2 को हम विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से जिससे भी आप करना चाहें करेंगे और x y के मान निकालेंगे। x y के मान यहाँ रख देंगे तो अभिष्ट भिन्न हमें प्राप्त हो जाएगी। चलिएगा भैया अब हम लिखते हैं, है ना, समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करने पर। यहाँ लिखियो बेटा, समीकरण 1 व समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, है ना। अब सबसे पहले आप समीकरण 1 लिखिए, क्या है आपकी? 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। दिस इज इक्वेशन इज फर्स्ट एंड 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3 इक्वेशन इज 2। अब आपको मालूम है कि हमें समीकरण हल करते हैं तो कैसे करना पड़ती है भैया समीकरणों को हल? 6 का गुणा समीकरण 1 में करेंगे ना, हाँ, मतलब 11 मतलब पुरापन पहले ऐसा लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं कि 6 का गुणा समीकरण 1 में तथा 11 का गुणा समीकरण 2 में, तथा 11 का गुणा समीकरण 2 में करने पर, ठीक है ना, समीकरण 2 में करने पर। तो भैया 6 का गुणा हम 1 में करते हैं तो 11 छम 66x, 6 नाम की 54y और 6 चौक 24, ठीक है ना। अब 11 का इधर करो, 11 छम 66, 11 5 55 और 11 तिया 33। और इस प्रकार से हम क्या देखते हैं भैया कि ये भी धनात्मक और ये भी धनात्मक। अब विलोपन विधि का मतलब एक चर को विलोपित करना है। विलोपन विधि का मतलब होता है कि किसी भी x या y को विलोपित कीजिए। तो हम x को विलोपित करेंगे तो भैया ये तो दोनों धनात्मक है, इसके लिए हमें इसको ऋणात्मक बनाना पड़ेगा। तो इसको ऋणात्मक बनाने के लिए पूरे समीकरण का मान बदलना पड़ेगा और मान मतलब चिन्ह कब बदले जाते हैं? घटाने पे। तो समीकरण 3 में से 4 को घटाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो गया और ये भैया। अब 55y जो कि धन के हैं उसमें से घट जाएंगे 54y, तो भैया 1y बचेगा और 33 रुपये में से घट जाएंगे 24 रुपये घटा दो तो भैया आपका कितना बचेगा? 9 रुपया बचेगा, है ना।
अब y का मान आप एक में रख दो, y का मान समीकरण एक में रखने पर, अब समीकरण एक क्या कहती है आपकी 11x माइनस 9y, 9y और y की जगह 9 आ गया बराबर माइनस के 4, तो 11x 90 90 81 बराबर माइनस 4, तो 11x बराबर 81 उठ के उधर आएंगे तो माइनस के 81 माइनस के 4, 11x बराबर कितना, 11 में से 5 कम करो तो 7 है ना, फिर यहाँ कितने रह गए, इसने एक उसको दे दिया 7 77, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका, x बराबर हो जाएगा 77/11, तो 11 7 77, x बराबर 7। अब x बराबर कितना बोले 7, y बराबर कितना 9, तो अभिष्ट भिन्न क्या हुई आपकी, इसलिए अभिष्ट भिन्न हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी भैया 7/9, 7/9, दिस इज आंसर, अभिष्ट भिन्न 7/9, दिस इज आंसर। इस तरीके से ये आपका प्रश्न मैंने पूरा किया, ठीक है ना। चलिएगा, तो अब अगला प्रश्न जो है वो भी करा देता हूं मैं, है ना। पहले अपन इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी आप क्या करेंगे, ये वाला सवाल करो, है ना। जब तक आपको मैं ये एग्जाम्पल कर रहा हूँ, है ना, नहीं आएगा मैं बताऊंगा ना। प्रश्न उदाहरण नंबर 8, अब थोड़ा सा इनको कर, हो गया टेस्ट हो गया आपका। चलो अपन अब थोड़ा सा फिजिक्स अपन भी देख लेते हैं, फिर टेस्ट जांचेंगे, है ना। इसको अपन